महमूद कसूरी साहब इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मोदी साहब ये कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइंस का तयन पाकिस्तान के साथ हमने कैसे करना है, इसके लिए उन्हें तो अंदाजा नहीं है कि वो सिविल हुकूमत से बात करें या किसी और के साथ बात करें। मेरे नजदीक तो ये एक तो सबूत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का, बट मोदी साहब ये कर क्यों रहे हैं? क्यों वो बाइफरकेट कर रहे हैं सिविल हुकूमत, आर्म्ड हुकूमत? वाई? नहीं जी, उससे एक अहम सवाल ज्यादा है जो आप छोड़ गए। लक्ष्मण रेखा का मतलब है रेड लाइन। मैं बता देता हूं अपने तजुर्बे के, ना पाकिस्तान ना इंडिया इस पोजीशन में है कि रेड लाइंस ड्रॉ करे। बातचीत होती है बराबरी की बुनियाद पर। ना पाकिस्तान रेड लाइन ड्रॉ कर सकता है ना इंडिया रेड लाइन ड्रॉ कर सकता है, नहीं तो कोई पॉजिटिव आउटकम टॉक्स का नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहिए टॉक्स में कि जो भी मामला दोनों ममालिक के लिए अहमियत के हामिल हैं, जो भी उनकी तरजीहात हैं, उन सब पे बातचीत हो। ये लक्ष्मण रेखा या रेड लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका है कि हम अपनी मर्जी की बात करेंगे। यानी कि अगर वो ये समझते हैं कि जनाब टेररिज्म या फलां चीज लक्ष्मण रेखा है, तो पाकिस्तान भी ये है कि टेररिज्म का वो खुद शिकार रहा है, लेकिन जो वर्ड्स चूज किए गए हैं ये मुनासिब नहीं है एक पॉजिटिव डायलॉग के लिए। ये तो पहली बात है। दूसरी चीज आपने पूछ रहे थे कि जी किससे बात करें, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान पे एक कमेंट्री की है जिसका वो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। बेहतर होता कि वो ऐसा बयान ना देते डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जब ये बात रोजाना पूछी जा रही है कि जनाब मुल्क की हुकूमत कौन चला रहा है, तो फिर ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो चाहे मुनासिब तो नहीं गैर मुल्क की हुकूमतों की तरफ से, लेकिन समझ ज़रूर आ जाते हैं। और उसमें मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नेंस की एब्सेंस है या फोकस नहीं है फॉरेन पॉलिसी पे, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे नहीं है, बाकी भी मामलात में आपने देखा है कि जरा मुझे कमेंट दीजिए। मोदी साहब ने एक और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी के तनाजुर में उनकी अपनी जो पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। और अब पाकिस्तान जब दुनिया भर को जवाब दे होता है तो पाकिस्तान को समझ नहीं आती वो क्या कहे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हद तक मोदी साहब इस पॉलिसी में कामयाब हुए हैं, वो ठीक क्लेम कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये सीरियस किस्म का क्लेम नहीं लगता और इस किस्म के क्लेम उन्हें नहीं करने चाहिए। वो एक बड़े मुल्क के वजीर आजम है और ये उनकी, मैं नहीं समझता कि उनको जेब देता है कि ऐसी बात करें। अपने मुल्क की बात करें। ये तो लगता है कि पाकिस्तान को एक्यूज किया जाता है कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो ऑब्सेस्ड है इंडिया से। मुझे तो ऐसे लग रहा है इंडियंस ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। क्या यही फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान वो जाके आइसोलेट करें? अफसोसनाक बात है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान को कोई ताकत आइसोलेट नहीं कर सकती सिवाय पाकिस्तान की अपनी नाकर्दा जो हमारी काम है। हम अगर जरा से प्रोएक्टिव हो जाए, पाकिस्तान का मैलो वकूफ, उसकी अहमियत कई लिहाज से बहुत बड़ी है और हम उसका पूरा फायदा उठा नहीं रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान प्रोएक्टिव हो जाए और नजर आए कि हर फोरम पे मौजूद है और पाकिस्तान की आवाज सुनाई दे रही है, ये बात मैं मानता हूं कि मोदी साहब ने प्रोएक्टिव रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी गई है। और उस मौके पे हमारी आवाज जब नहीं सुनाई दी गई तो ऐसे ऐसी जगहों पे जो पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त हैं, वहां साहब भी मोदी साहब ने पहुंचने की पूरी कोशिश की है। इसके जिम्मेदार हम। जो मोदी साहब ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कह दिया कि जी पाकिस्तान में किससे हमें बात करनी है, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं है। सरताज अजीज साहब कहते हैं ये तो एक पुराना इंडियन नैरेटिव है और वो इसको एक्सक्यूज के तौर पर यूज करते हैं कि आगे ना बढ़ें। हमारा भी ये नैरेटिव पुराना है। आपके नजदीक ये इम्पासे है इस वक्त या क्या है? जी देखिए, बात यह है कि इतना कहने में सरताज साहब ने गलत बयानी नहीं की है कि ये पुराना उनका एक कौमी बयानिया सा बन गया है। जब मर्जी आए वो उसको निकाल लेते हैं, कभी गैर रस्मी मुज़ाकरात में या कभी फॉर्मल मुज़ाकरात में भी। हमारा भी आज जैसे आपने कहा एक कन्वेंशनल सा ही रिस्पॉन्स बन गया है, जिसे
آپ سمجھ لیں کلیشے سمجھ لیں، تو دونوں طرف سے ایک سرد لہری پھر ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے، تعلقات میں ایک رکاوٹ، ایک روڈ بلاک سا بن چکا ہے، اور اس کو مطلب پھر سے بحال کرنے کا مذاکرات کو، اور ان کو کہیں کسی بھی راستے پر انٹرپٹیڈ راستے یا دیرپا راستے پر ڈالنے کا ابھی تک کوئی وہ نظر نہیں آ رہا، بجائے ڈسپائٹ ان چیزوں کے برعکس کے ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ پٹھان کوٹ جیسے سانے کو انہی کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس نے، انہی کی آفیشل جو کلیئر کرتے ہیں فورینسک ان چیزوں کو، کہا ہے ہندوستان کے آفیشلز نے کہ پاکستانی ریاست کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج تھا اور پاکستان کو اسے پازیٹیولی میں سمجھتی ہوں لیا بھی گیا، لیکن نریندر مودی کے جو ریاکشنز ہیں یا رد عمل مجھے سمجھ نہیں آتے کہ وہ کس منطق کی بنیاد پر ایشو ہوتے ہیں۔ اس وقت تو صرف مجھے یہی ایک بات نظر آ رہی ہے کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں جو ان کی بہت ہی ایک بڑھا چڑھا کے بٹ کی گئی تھی ہندوستان کو فل ممبرشپ دینے کی، وہ جس طرح پسپا ہوئی ہے، اور ان کی بالکل آل آؤٹ کیمپین تھی۔ فارن منسٹر سشما سوراج جس میں 26 ممالک کو خود کانٹیکٹ کر چکی تھی اپنے لیول پر، اور نریندر مودی کی توقع تھی اوباما وائٹ ہاؤس میں۔ تو ان کا جب یہ سب نہیں چلا، اب ان کو واپس آ کے ملک یہ کہنا پڑ رہا ہے، کچھ نہ کچھ انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو ان کو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے فیلئرز کو وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیں یا اس طرح گیلری کو پلے کریں، اور یہ ایک افسوسناک میں سمجھتی ہوں عمل ہے۔ ٹھیک ہے شریف صاحب، موونگ آن، ابھی اسی فورن آفس کی بریفنگ میں جس میں انہوں نے رسپونڈ کیا مودی صاحب کے اس انٹرویو پر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ F-16 امریکہ سے خریدنے کا معاملہ، یہ آپشن تو ابھی بھی اوپن ہے۔ تو ہمیں یاد ہے سیکرٹری ڈیفنس سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ اٹس اے کلوز چیپٹر، ہم تو جارڈن سے کوئی یوزڈ F-16 لے سکتے ہیں، شاید امریکہ اس میں بھی کوئی رخ نہ ڈال دے۔ سو یہ کنفیوژن کیا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کا عمل ہے یہ، کیونکہ جتنی گومگو کی کیفیت چل رہی ہے خارجہ پالیسی میں، اکثر و بیشتر ہوتی ہے، یہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتی، لیکن جو اس وقت حالات ہیں ایسے میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، کم از کم اپنے مطالعے میں ایسے حالات کنفیوژن کے میں نے نہیں دیکھے۔